एक लड़का जब 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उसके ऊपर घर की जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है और फिर वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर लुधियाना चला जाता है। वहाँ एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे उसका कामकाज चलने लगता है। लगभग 1 साल तक वहाँ पर वो काम करता है, लेकिन 1 साल बाद अचानक उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों, छत के ऊपर उसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल कि उसके साथ ऐसा करने वाला कौन है, किसने ऐसा किया है। पुलिस जब अपनी पूरी ताकत वहाँ पर लगा देती है तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल कहाँ का ये मामला है और इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के अररिया जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर सागर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है, साल 2016 का वाकया होता है जब वो बिहार से चलकर लुधियाना में आ जाता है और वहां रहकर एक स्पोर्ट्स कंपनी में काम करने लगता है। दोस्तों, यहाँ एक फतेहगढ़ के पाली मोहल्ले में 3rd फ्लोर है और उसी में एक कमरा इसने किराए पर ले रखा है। वहीं पर ये अपने भाई श्रवण कुमार जिसकी उम्र 23 साल होती है उसके साथ रहा करता है। श्रवण कुमार भी इसी के साथ उसी फैक्ट्री में कामकाज किया करता है। 9 अप्रैल 2017 शाम को करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर जो बड़ा भाई है सागर अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं छत पर टहलने के लिए जा रहा हूँ। छोटा भाई यहाँ पर आटा गूंदने लगता है, सब्जी बनाने लगता है और फिर यहाँ पर बड़ा भाई वहीं पर घूमता है। थोड़ी देर बाद सागर वहाँ पर ऐसी अवस्था में मिलता है जो पड़ोस का एक दोस्त होता है जिसका नाम संजय होता है, जो इनके गांव का ही रहने वाला होता है। जब वो सागर की हालत को देखता है तो एकदम से चीखने लगता है क्योंकि सागर की हालत इतनी ज़्यादा वहाँ पर नाजुक होती है। दोस्तों, आनन फानन में उसके छोटे भाई श्रवण को बुलाता है। श्रवण भी छत पर आ जाता है और छत पर जब श्रवण अपने भाई की ऐसी हालत को देखता है तो एक बार वो भी खुद बेहोशी की हालत में चला जाता है। यहाँ पर जो संजय है इन दोनों को संभालते हुए और अड़ोसी पड़ोसियों का सहारा लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस अपनी टीम को लेकर पहुँच जाती है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करने लगती है तो जो ये बिल्डिंग होती है इसमें 30 कमरे होते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें बिहार के ही रहने वाले होते हैं और वो सारे कमरों को भर रखा है। और जो इस मकान का मालिक है उसने एक दुकान भी खोल रखी है और उस दुकान में वो परचूने का सामान रखता है। दोस्तों, वहाँ पर पुलिस को बहुत सारी साइकिलें दिखाई देती हैं, लगभग 2 दर्जन के सामान वहाँ पर साइकिलें होती हैं। और फिर यहाँ पर पुलिस जब उन साइकिलों में देखती है तो एक चाबी भी वहाँ पर पड़ी होती है। पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन जाने के बाद उनके दिमाग में आता है कि यार एक चाबी हमें पड़ी मिली थी, वहाँ पर उस चाबी का क्या मतलब था। वो वापस वहीं पर आते हैं और उन बिल्डिंग वाले लोगों से कहने लगते हैं कि अपनी अपनी साइकिल को यहाँ से हटा लो। दोस्तों, जब वहाँ से वो साइकिल हटाई जाती हैं तो सारी साइकिल हट जाती हैं, एक साइकिल वहाँ पर फिर भी पड़ी रहती है और जब उस चाबी से उसको खोलकर देखा जाता है तो उसका ताला खुल जाता है। अब ये साइकिल किसकी है, वहाँ पर उन लोग वागों से पूछताछ की जाती है तो कोई भी वहाँ पर इस साइकिल को अपनाने के लिए राजी नहीं होता। सभी लोग कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता ये साइकिल किसकी है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने लगती है। जो वहाँ पर मकान मालिक होता है उसकी दुकान पर CCTV कैमरा लगा होता है। जब उस CCTV कैमरे को खंगाल कर देखा जाता है तो शाम के वक्त एक व्यक्ति अपने मुंह पर गमछा लगाकर साइकिल लेकर आता है और थोड़ी देर बाद ही आनन फानन में उस साइकिल को यहीं पर छोड़कर पैदल भाग जाता है। जब उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है, श्रवण को वो व्यक्ति दिखाया जाता है तो श्रवण यहाँ पर कहने लगता है कि साहब ये कोई और नहीं, ये हमारे ही गांव का रहने वाला एक लड़का है दोस्तों, जिसका नाम अशोक कुमार है। अब अशोक कुमार कौन है और
वो यहाँ पर क्यों आया, उस सब के लिए पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। फिर अशोक कुमार के पास जाया जाता है। जब अशोक कुमार से पूछताछ की जाती है तो अशोक कुमार यहाँ पर यही बताता है कि साहब मैं तो उस समय यहाँ था ही नहीं, मैं तो बाहर था, शहर से ही बाहर था। अब पुलिस को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत होता है। जब उसे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है तो अशोक कुमार यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देता है और वो कहने लगता है कि साहब हाँ, मैंने ही इसको मारा है। अब यहाँ पर अशोक कुमार से पुलिस गहराई के साथ पूछताछ करने लगती है कि तुमने इसको क्यों मारा है और इसके साथ में इतना घिनौना काम क्यों किया है। तो यहाँ पर वो पूरी कहानी डिटेल से बताता है। वो बताता है कि साहब आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है, जब वो लुधियाना में काम करने के लिए आ जाता है। यहीं पर रहकर वो कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे वो ठेकेदार बन जाता है, लोग उसके अंडर में काम करने लगते हैं और फिर वो गाँव के ही लड़कों को अपने साथ लाने लगता है। इनमें सागर को भी वो अपने साथ लाता है। सागर कुछ दिन तक यहाँ पर काम करता है। कुछ दिन के बाद वो अपने छोटे भाई श्रवण को भी यहीं पर बुला लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर इन्हें खाने पीने में दिक्कत आने लगती है कि यार खाने पीने में आपस में बनाने में टाइम नहीं रहता, तो ऐसा किया जाए अशोक अपनी पत्नी को यहाँ पर बुला लाए। दोस्तों अशोक की पत्नी का नाम राधा होता है, उम्र यही करीब 27 साल होती है। एक बच्चा उसके पास होता है और राधा यहाँ पर आ जाती है। यहाँ आने के बाद राधा खाना पीना बनाने लगती है, तो अब इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब अशोक दिन में ही जल्दी अपने काम से घर आ जाता है और जो घर आकर दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सागर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में होता है। दोस्तों अब यहाँ पर अशोक का दिमाग ठनक जाता है और इन दोनों को प्यार से बिठाता है। बिठाकर इन्हें आराम से समझाता है कि जो तुम कदम उठा रखे हो उन कदमों को रोक लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों इसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय और बीतने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब दोबारा अशोक इन दोनों को ऐसी ही हालत में देखता है तो अशोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज अशोक इस सागर के ऊपर भी हाथ उठा देता है, अपनी पत्नी के ऊपर भी हाथ उठा देता है। फिर यहाँ पर इन दोनों भाइयों को अपने कमरे से अलग कर देता है, अपनी पत्नी को अपने गांव में छोड़कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सागर है वो मानने वाला होता ही नहीं और कुछ दिन के बाद अशोक को पता चलता है कि सागर तेरी पत्नी से गांव में भी बातचीत कर रहा है। वो यहाँ से चली जरूर गई है, लेकिन उसका प्यार अब सागर के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों अशोक को ये सब बातें बुरी लगती हैं और फिर यहाँ पर 9 अप्रैल शाम को करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब अशोक अपनी साइकिल से इस सागर के पास जाता है। पहले इससे फ़ोन पर बातचीत करता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम यार ठीक नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपने घर की छत पर ही हूँ। तो यहाँ पर अशोक बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस छत पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो चुपचाप जो बातें सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो यहाँ पर ये सब बातें सुनता है कि सागर उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा है और वो जरा सा भी शर्मा नहीं रहा और लगातार बातें करता रहता है। दोस्तों यहाँ पर अशोक बहुत देर तक इन बातों को सुनता है। बहुत देर बातें सुनने के बाद वो वापस मार्केट जाता है। मार्केट से एक तेज़धार हथियार लेकर आता है। हथियार लाने के बाद फिर वो वापस इसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद सागर को समझाने लगता है। तो सागर यहाँ पर अशोक से भी बुरा भला कहने लगता है। उससे कहता है कि तुझ पर अपनी पत्नी रखी नहीं जाती तो तूने उससे शादी क्यों की थी, मैं तो उसके साथ ऐसे ही रहूँगा। दोस्तों ऐसी बातें जब यहाँ पर अशोक सुनता है तो अशोक को भी बहुत बुरा लगता है। उसके साथ जो तेजधार हथियार होता है उसे वो यहाँ पर सागर की गर्दन पर, पेट पर, शरीर पर सब जगह चला देता है और चलू कर जब वहाँ पर वो बिल्कुल मृत अवस्था में गिर पड़ता है तो उसे वहीं पर छोड़कर चुपचाप यहाँ से वो सीधा अपनी उस साइकिल को उठाने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ देखता है कि लोग बाग आ रहे हैं, उसके अंदर भय बैठ चुका था। फिर साइकिल को, चाबी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर फिलहाल
अशोक के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दर्ज करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, और जो लोग बाग हैं वो यहाँ पर दहशत के माहौल में हैं और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन दोनों की यहाँ पर गलती है। गलती यहाँ पर सागर की भी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती अशोक की भी है। अशोक को अगर ऐसा लग रहा था तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकता था, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज अशोक जेल के अंदर चला गया है और उसके पीछे अब उसके छोटा सा बच्चा रह गया, उसकी पत्नी रह गई है। अब उनकी देखरेख करने वाला कौन होगा? तो दोस्तों, ये घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है हमेशा ही खराब होता है। अवैध संबंधों में जितने भी आज तक हमने मामले देखे हैं उन सब का परिणाम बहुत ही भयावह निकला है। तो आज यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है दिनेश कुमार जी का आता है। वो लिखते हैं बेस्ट स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। दिग्विजय सिंह जी, वेरी नाइस स्टोरी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। कमल सिंह जी, टॉप स्टोरी, राधे राधे, राधे राधे जी। उसके बाद में चंदनी गौतम जी, बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भरत तिवारी जी, थैंक यू भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं और मैं भरतपुर से आपको देख रहा हूं और भरत तिवारी मेरा नाम है और मुंबई से आपको देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत तिवारी जी। उसके बाद में दान सिंह जी जो सिंगर हैं वो हमें कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, इनसे बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है और आप ईमानदारी लगन से मेहनत करते रहो, आप एक दिन ऊंचाइयों को जरूर छूओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। मुनमुन श्रीवास्तव जी, पंकज ने जो किया बहुत अच्छा काम किया, दोनों तरफ से फंस गया था, अगर सच्चाई बताता तो दोनों तरफ से ही वो चला जाता। जय हिंद, जय भारत, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह जी, वेरी नाइस स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। समाधान पाटिल जी हर दिन की तरह हमें आज भी कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। समाधान जी, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं और विपिन चौधरी जी का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।